उम्र का पड़ाव। 65 वर्षीय सुनीता उम्र के इस पड़ाव पर आ गई थीं। जिंदगी में अकेलापन महसूस होता था। पति के जाने के बाद पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाते निभाते निकल गईं। कैसे उम्र गुजरती चली गई, कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। और सुनीता जी भी चाहती थीं कि कोई हो जिससे वह अपने दिल की बात कह सकें और उसकी बात सुन सकें। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सुनीता को भी एक सहारे की ज़रूरत थी। आज अपने बारे में सोचना चाहती थी तो क्या बुरा है। 65 वर्ष की रिटायर्ड टीचर सुनीता जी बरामदे में बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थीं कि किस तरह मेरे बाबूजी ने 16 वर्ष में ही उनकी शादी रमेश से पक्की कर दी थी। जबकि बाबूजी को पता था कि मैं पढ़ने में बहुत शौकीन थी और मैं पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी, मगर मेरे सारे सपने अधूरे ही रह गए। माँ ने बाबूजी को समझाया लेकिन वह सुनने को तैयार ही न थे। उनके मुताबिक लड़की की शादी 15 साल तक हो जानी चाहिए थी। शायद पहले शादी कम उम्र में भी हो जाया करती थी। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, मेरी भी शादी हो गई। मेरे पति रमेश खेतों का काम देखा करते थे। वह बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। वैसे मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। रमेश अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। शादी के बाद मैं हमेशा उदास ही रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन रमेश जी ने कहा कि आप ना तो बोलती हैं ना हंसती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी कर दी। मैं एक टीचर बनना चाहती थी। 10th कक्षा में स्कूल टॉप किया था। तो रमेश जी ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और टीचर बनाऊंगा। यह तुम्हारा सपना नहीं, अब मेरा सपना है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी दिन से मुझे रमेश जी से प्यार हो गया। दूसरे दिन उन्होंने घर पर मेरे सास ससुर से बात कर ली। मेरे सास ससुर को भी कोई ऐतराज न था। गांव के लोग बातें जरूर बनाते थे लेकिन रमेश जी ने कहा, तुम किसी पर ध्यान मत दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन तुम टीचर बन जाओगी तो सबके मुँह बंद हो जाएंगे। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम और अपने पति के साथ खेतों में भी जाया करती थी, जिससे कोई मुझसे कुछ कह ना पाए। लेकिन रमेश जी मुझे खेतों में भी पढ़ने के लिए कहते थे। काम मैं करूँगा, तुम बस पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करना कि एक किसान की दुल्हन देखो पढ़ लिख कर टीचर बन गई तो मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। वह हमेशा मुझे दुल्हन ही बुलाते थे और मुझे उनके मुँह से दुल्हन सुनना बहुत अच्छा लगता था। मेरी 12th हो गई थी। मैंने 12th भी स्कूल टॉप किया था और मैंने बीटीसी के फॉर्म भर दिए क्योंकि उस टाइम 12th के बाद ही बीटीसी हो जाया करती थी। इसी बीच हमारा बेटा हुआ। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे। कुछ दिनों बाद बीटीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं टीचर बन गई। बढ़िया बात यह थी कि मेरी रैंक अच्छी होने के कारण मुझे अपने ही गांव में ज्वाइनिंग मिल गई। मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश थे। हमारा बेटा भी 1 साल का हो गया था। एक दिन रमेश जी शहर गए थे और देर रात तक जब घर नहीं आए तो सारे घर वाले परेशान हो गए। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। तब मेरे ससुर ने पता लगाया तो पता चला रमेश जी का एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं पागलों की तरह हो गई थी। मेरे सास ससुर का मेरे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। हम सबकी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। मुझे सबको संभालना था तो मैंने खुद को मजबूत बनाया क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ अब मुझे ही करना है। मेरे ससुर की भी उम्र हो गई थी। मेरे सास ससुर ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे अपनी बेटी ही समझते थे। बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। आज मैं स्कूल से रिटायर्ड हो रही थी। इस जिम्मेदारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, खुद को समय ही नहीं दे पाई। मैं अपने आप को भूल ही गई थी। मेरे बेटे की भी शादी हो गई थी। बेटा शहर में नौकरी करता था।
बेटे की शादी के बाद बेटा बहू को भी साथ ले गया। अब मुझे अकेलापन महसूस होता था। तभी मेरे बेटे का फ़ोन आया और मैं अपनी यादों से बाहर आई। उसने कहा, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना। आप यहाँ पर अकेली, आपका मन नहीं लगता होगा। यहाँ पर आपके नाती पोते हैं, सबके साथ आपका मन बहल जाएगा। मैंने भी सोचा, सही तो कह रहा है, यहाँ पर मैं अकेली हो गई हूँ। अब स्कूल भी नहीं है कि स्कूल चली जाऊँ। मैंने भी हाँ कर दी। जब मैं शहर पहुँच गई तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। बेटा और बहू नौकरी पर चले जाते थे। घर पर नौकरानी आती थी तो सारे काम कर जाती थी। अब मेरा भी ज़हन में मन नहीं लगता था। मेरे बेटे ने कहा, माँ आपका मन ना लगे तो घर के पास एक पार्क है, वहाँ पर सुबह शाम आपकी उम्र के लोग आते हैं। आप भी वहाँ पर चली जाया करो, आपका मन बहल जाएगा। अंश और अंशिका के साथ मैं पार्क चली जाती थी, कभी कभार अकेली भी चली जाती थी। वहाँ पर बहुत ही से लोग मेरी ही उम्र के थे, उनसे बात करके मुझे अच्छा लगता था। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग मेरी उम्र के होंगे मुझे बोलते हैं, क्या आप यहाँ पर नई आई हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? जिंदगी 4 दिन की है, हंस के जी लिया करो मेरे दोस्त, पता नहीं कल हो ना हो। वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा हंसी मजाक किया करते थे। मैंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम सोहन लाल है। सोहन लाल ने कहा, चलो मैं आपको अपने ग्रुप के हम उम्र लोगों से मिलवाता हूँ, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, छोटी से छोटी खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम लोग हंसते बतियाते हैं एक दूसरे के साथ, कभी पुराने गाने गाते हैं, कभी भजन गाते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं। सुनीता जी को भी उन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुई। उनकी भी बहुत सी सहेलियां बन गईं। उनका टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता था। वह सोहन लाल से बहुत घुल मिल गई थी। एक दिन उन्होंने देखा, पार्क के सभी लोग जो उन्हीं के उम्र के होंगे या थोड़े बहुत उनसे बड़े होंगे, लेकिन एकदम फिट हैं। सुनीता जी ने घर पर शीशे में अपना चेहरा देखा। उन्होंने पता नहीं कितने सालों बाद अपना चेहरा देखा होगा। बाल सफ़ेद, चेहरा मुरझाया हुआ और एक बेरंग साड़ी पहने हुए। उन्होंने कहा, अब मैं अपने लिए जीऊँगी। वह बाजार गई, वहाँ से उन्होंने डाई खरीदी और अपने बालों में लगा ली। फिर उन्होंने अपनी नई साड़ी निकाल कर पहन ली। अच्छे से तैयार होकर वह पार्क जाने लगी। जैसे ही निकली वैसे ही उनकी बहू ने रोक दिया। माँ, इतनी सज संवर कर कहाँ जा रही हैं? आपको इस उम्र में यह शोभा नहीं देता है। सुनीता जी ने कहा, बहू, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? और मैं जो कर रही हूँ अपनी खुशी अपनी पेंशन के पैसों से कर रही हूँ, इसमें तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जब तक उनका बेटा आ गया, बेटे ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, माँ को जो अच्छा लगता है माँ वह करेगी, तुम रोकने वाली कौन होती हो? माँ, आपकी ज़िंदगी है, आपको जैसे अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले वह काम करो। आप यह दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे। उसने कहा, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने बहू की ही डांट लगा दी और माँ से कहा, माँ आप जाइए, आपको जिसमें खुशी मिले वह काम करिए। लेकिन बहू के ऐसे ताने से उनका मन खराब हो गया और उन्होंने अंदर जाकर साड़ी उतार दी और लेट गई। सोच ही रही थी कि कभी उन्हें किसी काम के लिए उनके पति ने नहीं रोका, हमेशा मेरा सपोर्ट ही करते थे। मेरा बेटा भी बिल्कुल मेरे पति की ही परछाई है, क्योंकि वह हमेशा मेरी ही खुशी चाहते थे। दूसरे दिन सुनीता जी पार्क के लिए तैयार हो गईं। सामने बहू बैठी रही और सीधे वह चली गई। बहू के मुँह से यही निकला, पता नहीं अब इस उम्र में क्या गुल खिलाएंगी।
हमारी तो नाक ही कटवा दी है। लेकिन सुनीता जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और पार्क चली गई। उस दिन पार्क जाकर उन्होंने देखा कि सोहन लाल बहुत उदास थे। उन्होंने पास जाकर बोला, सोहन जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? तो आपने कभी अपनी बीवी बच्चों के बारे में नहीं बताया। तो सोहन लाल जी ने कहा कि मेरी पत्नी तो मुझे शादी के 10 साल बाद ही छोड़कर चली गई थी और उस टाइम मेरा बेटा 5 साल का था। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। मैंने उससे कहा, बेटा अपने देश में ही नौकरी करना तो मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे थे। विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता था और विदेश चला गया और वहीं पर उसने शादी कर ली। मुझे केवल फ़ोन करके बता दिया था और कह दिया था कि पापा अब मेरा आना मुश्किल है, अब मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। उस दिन से आज का दिन है। मेरा बेटा कभी वापस नहीं आया। कभी कभी 6 महीने में एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेता है कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। सुनीता जी को सोहन लाल की बातें बहुत दुखी कर रही थीं। उनके मुँह से केवल यही निकला, अपना गम फिर भी कम है। उन्होंने कहा, सोहन लाल जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वह मुझसे हमेशा मेरा ही सपोर्ट करता है। सोहन लाल जी सीधे घर चले गए। सुनीता जी भी घर आ गईं तो वह जब रात में लेटी थी तो केवल सोहन लाल जी के बारे में ही सोच रही थी। वह जब दूसरे दिन पार्क गई तो उन्होंने सोहन लाल जी को देखा कि वह नहीं आए हैं। ग्रुप में सब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, पता नहीं, लगता उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए हैं। उस दिन मेरा भी पार्क में मन नहीं लगा। मैं घर आ गई। मैंने व्हाट्सएप से मैसेज किया तो उन्होंने बताया, कुछ नहीं सुनीता जी, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। मैं जब अगले दिन गई तो सोहन लाल जी नहीं आए थे। मेरे कदम पता नहीं खुद ब खुद सोहन लाल के घर में मुड़ गए। सोहन लाल का भी घर पार्क के पास ही में था और आज तो सोहन लाल जी का जन्मदिन था। ग्रुप के सभी लोगों ने प्लान बनाया, आज शाम को सोहन लाल जी का बर्थडे मनाएंगे। मैं उनके घर चली गई, साथ में दवा और फल भी ले गई। जब मैं घर जाकर बेल बजाई तो सोहन लाल ने गेट खोले। वह अकेले बीमार पड़े थे। उनके देखभाल के लिए कोई नहीं था। वह अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझसे उनकी दशा देखी ना गई और मैंने उन्हें दवाई दी और फल काट कर खिलाए। मैंने कहा, सोहन लाल जी, जन्मदिन मुबारक हो। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने कहा, सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। हमारे ग्रुप के सभी लोगों को पता है और वह सभी आपके घर पर आने वाले होंगे। सोहन लाल जी ने कहा, आप लोग मेरे अपनों से भी बढ़कर हैं। उन्होंने कहा, सुनीता जी, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैंने अपनापन दिखाते हुए कहा, अब बस आप चुपचाप लेटे रहिए। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी हालत देख रहे हैं, सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। सोहन लाल जी ने कहा, आपका यह हक जताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनके सिर पर पट्टियां रखी। अब उनका बुखार कुछ हल्का हो गया था। तब तक हमारे ग्रुप के सभी लोग आ गए थे। कोई कुछ गिफ्ट लेकर आया था, कोई केक लेके आया था और सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। पता नहीं, मेरी बहू को मेरे पोते ने बता दिया था कि दादी सोहन लाल जी के यहाँ गई हैं। मैंने अपने पोते को बताया था कि मैं सोहन लाल जी के यहाँ जा रहा हूँ और वह और उसकी माँ सभी सोहन लाल जी के यहाँ आ गए और मेरे और सोहन लाल जी के रिश्तों पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू की सास कहने लगी, इस उम्र में आपको यह सब करते हुए शोभा देता है। मैंने अपनी बहू से कहा, बहू, घर पर चलकर बात करते हैं। सोहन लाल जी की तबीयत सही नहीं थी और जन्मदिन भी था, इसलिए मैं देखने आ गई।
वह बोली, क्यों, और कोई नहीं था उन्हें देखने के लिए? आपका रिश्ता ही क्या है सोहनलाल जी से? मेरी बहू की माँ बोली कि घर पर क्यों, जो बात करनी है यहीं पर होगी। आप अपना यह रिश्ता बताइए कि इनसे आपका रिश्ता क्या है? मेरी बहू बोली, इन्होंने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। ऐसे काम करते हुए इन्हें एक बार भी हम लोगों की इज्जत की फिक्र ना हुई। तब तक मेरे पोते ने मेरे बेटे को फ़ोन कर दिया कि माँ और नानी दोनों दादी से लड़ रही हैं। मेरा बेटा भी सोहनलाल जी के घर पर ही आ गया। जब उसने यह सब देखा तो उसने मेरी बहू को एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, तुम लोग समाज के ठेकेदार हो क्या? किसी की जिंदगी, किसी की हंसी खुशी तय करने वाले। किसी इंसान को किसी इंसान के साथ खुशी मिलती है तो उसमें क्या बुराई है? हम लोग तो माँ जी को टाइम नहीं दे पाते हैं। आप इस उम्र में उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है, जो उनके हर सुख दुख में साथ निभाए। मैं इस रिश्ते को नाम दूंगा। तुम लोगों को जो करना है वह कर लो। मेरी बहू और उसकी माँ की नज़रें झुक गईं। यह दुनिया वाले तो अपने नियम कानून बनाते हैं। प्यार तो एक दूसरे के साथ रहने में है, समर्पण में है, एक दूसरे की केयर करने में है, एक दूसरे का सुख दुख बांटने में है। अगर माँ को सोहनलाल जी के साथ और सोहनलाल जी को माँ के साथ अच्छा लगता है तो मैं अभी माँ की और सोहनलाल जी की शादी करा दूंगा। उन्हें भी खुश रहने का हक है। मुझे भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा, जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। इससे इस दुनिया समाज के लोगों का मोह खुद ब खुद बंद हो जाएगा और मेरी माँ पर फिर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। मैं हमेशा माँ को जिम्मेदारियों में दबा हुआ देखा है, उन्हें कभी खुश नहीं देखा। रातों को पापा के लिए रोते हुए देखा है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के चेहरे पर एक खुशी ला सकूं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। सोहनलाल जी ने सुनीता जी की बेटे को गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर नाज है। सभी लोग सुनीता जी के बेटे की तारीफ कर रहे थे। बेटा हो तो ऐसा। मेरे बेटे ने सोहनलाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है तो मैं अपनी माँ की शादी आपसे करना चाहता हूँ। मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। क्या कह रहे हो बेटा? शादी और इस उम्र में? मेरे बेटे ने कहा। माँ, क्या ऐतराज है आपको? आपको भी खुश रहने का हक है और खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरे ग्रुप के सभी लोगों ने हम दोनों को समझाया कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। तो सोहनलाल जी भी मान गए और मेरे बेटे ने बहू और उसकी माँ से कहा कि आप लोगों को कुछ कहना है? इस रिश्ते को मैं अब नाम दूंगा। यह मेरे पापा है और मंदिर में हमारी शादी करवा दी। मेरे ग्रुप वाले और सब मेरा बेटा बहुत खुश थे। मेरी बहू और उसकी माँ की नज़रें झुकी हुई थी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं गांव में ही रहना चाहती हूँ और वहीं पर स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं शहर में नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने गांव में स्कूल बनवा दिया। आज हम दोनों खुशी खुशी गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं। मेरे बेटे ने बुढ़ापे में उम्र के इस पड़ाव में मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे खुश रहने की वजह दी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।